Assalamu alaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher Said Ghulam Mehdi Shah। तो आज जो है हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी फॉर इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स देखेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में से। ठीक है, फॉर द BSN नर्सिंग DPT एंड फॉर्म D प्रिपरेशन, जो कि मुख्तलिफ सिंध के कॉलेजेस में हैं, जैसे कि लम्सटाओ और इसके अलावा मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं जो कि प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एज वेल। उनकी प्रिपरेशन के लिए ये नोट्स जो हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट साबित होंगे, मुफीद साबित होंगे। तो ये जो हैं आई थिंक 11 पेजेस हैं, जो कि आई थिंक कम्प्लीटली मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आई थिंक कि एक दो पोर्शन इसका मैं शेयर कर चुका हूँ, लेकिन आज जो है इस वीडियो में एक कंप्लीट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। कंप्लीट PDF जो है 11 पेजेस का है, जिसमें ऑल फर्स्ट ईयर बायोलॉजी आ जाती हैं, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के पॉइंट्स आ जाते हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बायोलॉजी जो है, वर्ड बायोलॉजी जो है वो ड्राइव्ड है ग्रीक वर्ड से। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी और डिस्कोर्स। ओके, तो इस हवाले से बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो बायोलॉजी जो है मोस्टली डील कर रहा होता है लाइफ से, और लाइफ किन चीज़ों में मौजूद होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। जैसा कि आपको पता है कि इस दुनिया में दो तरह की चीज़ें मिलती हैं, लिविंग्स एंड नंबर 2 पे नॉन लिविंग्स। ठीक है, तो बायोलॉजी की फील्ड में स्पेशली हम डील कर रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, यानी कि लिविंग चीज़ों से। ठीक है, अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी को हमने डिस्कस कर लिया है, जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर ली है कि स्टडी ऑफ लाइफ है। और इसके फादर को जो, यानी कि इसका फादर, इस साइंस का फादर जो है वो अरिस्टोटल को, जो है अरिस्टो को फादर ऑफ द बायोलॉजी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइडेड ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 ग्रुप्स। ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है उसके हिसाब से WH विटिकर और उसकी फिर स्कीम को आगे मॉडिफाई किया गया। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग जो हुई, स्टार्टिंग में हुई थी 2 किंगडम सिस्टम से। 2 किंगडम सिस्टम के बाद जो है फिर 3 किंगडम सिस्टम पेश किया गया, फिर 4 एंड देन अभी जो है, अभी तक वैलिड जो चल रहा है वो रॉबर्ट विटिकर ने सबसे पहले दिया था। ठीक है, 5 किंगडम सिस्टम, फिर उससे उसमें से ड्रॉबैक जो थे कुछ, उससे रिमूव करके फिर जो है पेश किया गया, जो कि अभी तक वैलिड है, जिसे हम 5 किंगडम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आ जाते हैं। Scope of biology has increased with the introduction of technical fields or study। तो टेक्निकल फील्ड्स और स्टडी की वजह से स्कोप जो है बायोलॉजी का बहुत ही बढ़ चुका है। ठीक है, लाइफ इज़ बिल्ट ऑन द केमिकल फाउंडेशन, जैसा कि हमारी बॉडी में भी बायोकेमिकल्स यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से उनसे ही जिन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, फिर सारे हमारे लाइफ के प्रोसेसेस जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट प्रोसेस, ठीक है, वो बायोमोलिक्यूल्स एंड केमिकल्स पे बेस कर रहे होते हैं, इसीलिए लाइफ इज बिल्ट ऑन द केमिकल फाउंडेशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट अ ग्रेजुअल कॉम्प्लेक्सिटी इन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, शो करते हैं हमें एक आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि ग्रेजुअल कॉम्प्लेक्सिटी किस चीज़ में, अपने स्ट्रक्चर में एंड फंक्शन में। ठीक है, प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी आर डील्ड विद बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और इसे साइंटिफिक मेथड भी कह सकते हैं, लेकिन स्पेशली बायोलॉजी की फील्ड में जो है प्रॉब्लम्स जो कि काज की गई हों पैथोजन से या किसी और किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में काज की गई हो, कोई एक, जैसे कि बैक्टीरिया काज कर रहा है ह्यूमंस में, तो ये जो होगा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कोई प्रॉब्लम काज कर रहा है, डिजीज काज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, बायोलॉजी के फील्ड में, बायोलॉजी की फील्ड में, तो वो डील की जाएंगी बायोलॉजिकल मेथड से, जो कि डिपेंड कर रहा होता है कुछ स्टेप्स से। कुछ स्टेप्स होते हैं जैसे कि ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस एंड देन रीजनिंग, एंड फिर जो है उसकी रीजनिंग के बाद एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ये सारे प्रोसेस जो हैं स्टेप वाइज, ठीक है, जो कि हम बायोलॉजिकल मेथड चैप्टर नंबर 2 नाइन्थ में पढ़ते हैं, और उसके बाद आई थिंक के नाइन्थ में ही है, अब जो है फर्स्ट ईयर में से बायोलॉजिकल मेथड के टॉपिक को जो है निकाल दिया गया है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बायोलॉजिकल मेथड की वजह से प्रॉब्लम्स जो हैं बायोलॉजी की फील्ड में सॉल्व की जाती हैं। जैसे कि फर्स्ट केस जो था, लेवोरियन ने स्टडी किया था 1880 को, मलेरिया का केस, वो भी बायोलॉजिकल मेथड से प्रूव किया गया है हमारे 9th के बुक में, जो कि बेसिक है। अगर आप बेसिक अच्छा करना चाहते हो तो वहीं से पढ़ लें। ठीक है,
एन एडवांस अप्रोच, ठीक है, एन एडवांस अप्रोच विथ एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू कैन लीड अस टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ। उसके बाद बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस। अब बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस का यूज़ किया जा रहा है, जैसे काफ़ी सारी बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस अब हम यूज़ कर रहे हैं। वो क्या कर रही हैं, हमें बेटर हेल्थ प्रोवाइड कर रही हैं, बेटर फूड प्रोवाइड कर रहे हैं और बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। किन चीज़ों के लिए? सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। जैसे कि काफ़ी सारी एप्लीकेशंस की मदद से अब हम हमारी डिजीज़ को जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं, उन्हें क्योर कर सकते हैं और फूड को प्रिजर्व भी कर सकते हैं और फूड की क्वांटिटी एंड क्वालिटी भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द बायोकेमिकल एंड केमिकल प्रोसेस इन द लिविंग इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री जो कि कॉम्बिनेशन है दो ब्रांचेस का, यानी कि दो साइंस की ब्रांचेस का, एक बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ठीक है। ये मोस्टली डील कर रहा होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाने वाले बायोमोलिक्यूल्स से, ठीक है, जो कि आगे फॉर्मेशन करते हैं, हमारे स्ट्रक्चर्स की मदद से ही फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो बायोकेमिकल्स जिन्हें आप बायोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं, जो कि और आप उन्हें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, उनको स्टडी करना मोस्टली इस ब्रांच का काम होता है। और इसी की वजह से ही हम आज जो है मेडिसन और सर्जरी और सारे प्रॉब्लम्स जो हम जानते हैं हमारी बॉडी के और डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो बायोकेमिस्ट्री की मदद से ही हैं। उसके बाद है प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? एक लिविंग मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि सेल का सस्पेंशन आप इसे कह सकते हैं। जैसा कि मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है और इसमें फ्लूइड होगा, ठीक है। अंदर न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस जो ड्रा किया है मैंने, ठीक है, इसमें भी फ्लूइड होगा और ये एरिया जो देख रहे हैं आप, इसे भी साइटोप्लाज्म कहेंगे। साइटोप्लाज्म यानी कि फ्लूइड ऑफ द सेल एंड न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि फ्लूइड ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। ये दोनों फ्लूइड, न्यूक्लियस का फ्लूइड एंड सेल का फ्लूइड कंबाइनली क्या करेंगे? प्रोटोप्लाज्म बनाएंगे, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म जो है एक लिविंग मटेरियल होता है, ठीक है। इज मेनली कंसिस्ट ऑफ H2O। ये H2O से बना होता है, ठीक है। 70 to 90%, 70 to 90% जो है, ये एक एस्टीमेट है, साइंटिस्ट को भी अभी कंप्लीटली जो है परफेक्टली नाउन नहीं है, ठीक है, ये वैल्यू। लेकिन 70 to 90% जो है वो प्रोटोप्लाज्म जो है वो H2O से बनता है, ठीक है। बाकी जो उसका 10% आप अगर कहें, या बाकी यानी कि प्रोटोप्लाज्म के वाटर के अलावा जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और अगर वाटर जो है किसी तरह से एवापोरेट हो जाए तो उसको जो है वो हम कहेंगे ड्राई वेट कहेंगे। और ड्राई वेट जो है वो यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फर और सल्फर से बना होता है, ठीक है। 6 एलिमेंट्स होते हैं जो कि मोस्टली ड्राई वेट को कंपोज करते हैं, जो कि हैं कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड उसके बाद सल्फर एंड फॉस्फोरस, ठीक है, एंड ऑक्सीजन एज वेल, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो है ये मोस्टली हमारे बायोकेमिकल्स बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा वाटर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट abundant। वाटर इज़ मोस्ट abundant यानी कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन द लिविंग सेल, ठीक है। लिविंग सेल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो वाटर होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स आर पॉलीमर्स। कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स आर पॉलीमर्स सिंथेसाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो कि आप इन्हें पॉलीमर्स भी कहते हैं, आर पॉलीमर्स सिंथेसाइज्ड बाय। पॉलीमर्स जो हैं वो कैसे बनेंगे? कंडेंसेशन की वजह से बनेंगे, ठीक है। और यानी कि इनमें से एक मोनोमर जो है और दूसरा मोनोमर, ठीक है, इसमें क्या होगा कि यहाँ से OH आयन, आप देखें OH आयन एंड H आयन जो है वो रिलीज होंगे और ये दोनों मिल जाएंगे। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। और डिकम्पोज होना होगा तो क्या होगा कि हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा, ठीक है। OH आयन एंड H आयन क्या करेंगे? मिलेंगे, वाटर फॉर्म करेंगे, ठीक है। फिर हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा, हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस में मोनोमर्स क्या होंगे? डिकम्पोज होंगे, while decompose into monomers by hydrolysis, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वो है प्रोटीन आर पॉलीमर्स। प्रोटीन क्या है? पॉलीमर्स हैं, ठीक है। वो कौन से? किसके? अमाइनो एसिड्स के। प्रोटीन जो है पॉलीमर्स हैं, यानी कि पॉलीमर्स, पॉली मीन्स के मैनी एंड मर्स मीन्स पार्ट, मैनी पार्ट्स, ठीक है। अमाइनो एसिड्स
मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ द सेल, और प्रोटीन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल होता है सेल का, जो कि कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड एंजाइम। अब एंजाइम्स भी प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, ठीक है, तो ये भी जान ले यहाँ पे। प्रोटीन आर फाउंड इन 4 बेसिक स्ट्रक्चर्स। अब प्रोटीन जो है हमारी वो 4 बेसिक स्ट्रक्चर्स में मिलती है, जैसा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियल एंड क्वांटरी, ये प्रोटीन के टाइप्स हैं, ठीक है, इन स्टेट्स में मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी इसने कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट को इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। और हाइड्रेटेड कार्बन, ये क्या होते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन होते हैं, और क्या करते हैं, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, इंस्टेंट और इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स आर फाउंड एज मोनोसेक्राइड्स। अब इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मोनोसेक्राइड्स की सूरत में मिलेंगे, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स, ओके। लिपिड्स की अगर बात की जाए, लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स आर इंपॉर्टेंट डाइवर्स ग्रुप ऑफ नॉन पोलर बायोमोलिक्यूल्स। ये नॉन पोलर बायोमोलिक्यूल्स हैं, जैसे कि वाटर हमारा पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, एक फॉर्म उसका जो है एंड होता है पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा नेगेटिवली चार्ज, तो यहाँ पे ये जो है लिपिड्स नॉन पोलर है। फाउंड एज एसाइल ग्लिसरॉल, ये क्या होते हैं, ये इनके सब यूनिट्स कह सकते हैं आप, जिससे एसाइल ग्लिसरॉल और ईस्टर बॉन्ड इसके बीच में होती है, ठीक है, और इनके फॉर्म्स जो होते हैं फैट एंड ऑयल्स, वैक्सिड, फॉस्फोलिपिड्स एंड टर्पेनोइड्स, ओके। लिपिड्स प्रोवाइड फैट हार्मोन्स। अब लिपिड्स जो है प्रोवाइड्स फैट हार्मोन्स प्रोटेक्टिव लेयर्स में। अब ये फैट हार्मोन्स भी लिपिड प्रोवाइड करते हैं, और प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रीकर्सर्स ऑफ विटामिन्स एंड अरोमा ऑफ द बॉडीज, अरोमा ऑफ द बॉडीज। और ये हमारी लिपिड्स में जो है वो लिपिड्स हमारा एज हमारे फ्रेगरेंस के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड आर द एसिडिक कंपाउंड्स ड्राइव्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस, फाउंड इन 2 फॉर्म्स ऑफ डीएनए, यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड से। ये न्यूक्लिक एसिड जो है यानी कि इसके 2 टाइप्स हैं, ठीक है, ये ड्राइव्ड हैं। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जैसे कि हमारे जीन जो है बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए आप कह सकते हैं, तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जो है ये क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, कंसिस्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ पेंटोज शुगर बाउंडेड विद द फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेसिस, और इसमें नाइट्रोजनस बेसिस भी होते हैं, ठीक है। एटीपी की अगर सबसे पहले फुल फॉर्म की बात करें तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अगर एडीपी की बात आ जाए, ठीक है, ANG&P, तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होगा एडीपी का। अगर एटीपी की बात है तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये मोनोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, फाउंड इन फ्री स्टेट ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं, और इन्हें एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल। डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल होता है, हैविंग स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस, जिसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है कौन सा, नाइट्रोजनस बेसिस का, ठीक है, और ये सेम ही है आगे, लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आरएनए बिहेव्स एज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। आरएनए बिहेव करता है कौन सा, एमआरएनए, जैसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं, ये आरएनए मोस्टली बिहेव करता है कैरियर ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू द राइबोसोम, डीएनए टू द राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसाइज, ठीक है। अब यहाँ पे राइबोसोम का वर्ड आ गया है, तो यहाँ पे आपको बताते चलें कि यह राइबोसोम्स जो है इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। Two different group of biomolecules, जो different group of molecules combine together to form conjugated molecule, ठीक है, conjugated molecule बनाते हैं, जिन्हें हम ग्लाइकोसाइड, यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन कहते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारे कंबाइनली अगर एक नाम इन्हें देना चाहें तो ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे ग्लूकोज और लिपिड्स मिल रहा है, और यहाँ पे ग्लूकोज और प्रोटीन मिल रहे हैं, और यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन मिल रहे हैं, यहाँ पे लिपिड और प्रोटीन मिल रहा है। तो ये जो है काफ़ी सारे ग्रुप्स बायोमोलिक्यूल्स के मिलके कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट वन जो कि एंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट। एंजाइम्स क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं, जो कि स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं। कैसे स्पीड अप करते हैं, एक्टिवेशनल एनर्जी को लो करके, लोअर डाउन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएटिंग द
रिएक्शन, ठीक है। दे कैन डू दिस बिकॉज दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ देयर सबस्ट्रेट। देखें कि ये कैसे करते हैं, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को लो कैसे करते हैं, एक एंजाइम टू सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। एक्टिव साइट पे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये एक डब्बा बनाऊँ और कहूँ कि ये इसकी एक्टिव साइट है, ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट आके इसमें अटैच होगा, ठीक है, ये एंजाइम है, ठीक है, और ये यहाँ पे अटैच हो रहे हैं, ये एक्टिव साइट है। तो ये एक एंजाइम एंड सबस्ट्रेट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसका ये एक्टिव साइट है जहाँ पे ये आके अटैच हो रहा है। तो इसी तरह से ये यहाँ पे एक्टिवेशनल एनर्जी को लो करके ये केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। मैनी एंजाइम्स हैव कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स। अब एंजाइम्स में कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स होते हैं that helps to carry them to carry out reaction, जो कि क्या करते हैं, रिएक्शन को कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं। कोएंजाइम्स हैव नॉन प्रोटीनियस पार्ट। अब कोएंजाइम्स जो हैं उनमें क्या होगा, नॉन प्रोटीन हैव नॉन प्रोटीनियस ग्रुप, यानी कि नॉन प्रोटीन ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर ऑफन ड्राइव्ड एट द लीस्ट इन द पार्ट फ्रॉम द विटामिन्स। various factors affect the yield of the enzymatic reaction। अब काफ़ी जो हैं वो फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइमेटिक रिएक्शंस की yield यानी कि उनका रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं, जैसा कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, उसके बाद टेम्परेचर एंड पीएच। ये 3 मेजर जो हैं नोट डाउन कर लें जो कि अफेक्ट करेंगे एंजाइमेटिक रिएक्शन को। एट हाई टेम्परेचर, अब हाई टेम्परेचर पे आर pH outside the preferred range for that enzyme can lead the denaturation of the changing in the structure that prevents enzymes from functioning, ठीक है। अब देखें हाई टेम्परेचर पे भी ये नुकसान है, ठीक है, यानी कि हाई टेम्परेचर, अब ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात की जाए तो वो 37 सेल्सियस होता है, ठीक है। 37 सेल्सियस पे ये एंजाइम जो है अपनी मैक्सिमम जो है फंक्शन करेंगे। फिर लैकिंग यानी कि कुछ डिफिशिएंसी करेंगे, सही से काम नहीं करेंगे 45 के टेम्परेचर पे। इसी तरह से 100 पे जो है कम्प्लीटली ये नहीं करेंगे और डीनेचर हो जाएंगे। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि फ्रीजिंग टेम्परेचर चला जाता है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसी तरह डिपेंड करता है कि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा होता है, फिर पीएच पे, पीएच वैल्यू भी इन पे मैटर करती है, ठीक है। पीएच 0 से स्टार्ट होती है और 14 तक जाती है। ये किसी भी बताती है किसी भी, यहाँ पे ये न्यूट्रल लेवल 7 होता है, जैसे कि हमारे वाटर का जो है वाटर हमारा जो है इसका पीएच अगर है तो वो 7 है, ठीक है। अगर ब्लड की बात करें तो वो 7.35 से स्टार्ट होकर 7.45 तक जाता है, ठीक है। ये हमारा एसिड और बेस लेवल बताता है कौन सा सब्सटेंस जो है वो एसिड है और कौन सा बेस है। सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा होता है। उसके बाद ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि ये सारे सेल के फंक्शंस जो हैं वो भी इसी सेल की वजह से। सेल को डिस्कवर किया गया था 1665 में, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, जो कि इन्होंने अपनी कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई थी। और ओक ट्री को, ठीक है, ओक ट्री को क्या किया था इन्होंने, स्टडी किया था। ओक ट्री को स्टडी करके उसके बार्क में से सेल को डिस्कवर किया था, जिससे सबसे पहले इन्होंने सेलुला का नाम दिया था। फिर आज जो है हमें से सेल, ये जो है बुनियादी इकाई है हमारी ज़िंदगी की। इसी से ही हम सेल्स से ही हमारी बॉडी जो है वो मिलके बनी होती है, और डिफरेंट सेल्स जो हैं आगे टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये सेल के चैप्टर में से कम्प्लीटली देख लेंगे। माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट। अब माइक्रोस्कोप क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे पहले 1590 में बनाई गई थी, ठीक है। फिर इसे मॉडिफाई किया गया था, गलीलियो ने इसे मॉडिफाई किया था। वो मॉडिफाई किया था 1610 में, ठीक है। 1610 में ये माइक्रोस्कोप जो है मॉडिफाई की गई थी। 1610 में किसने की थी, गलीलियो ने की थी। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है किस चीज़ के लिए, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, ठीक है। जैसा कि अब जो है एडवांस माइक्रोस्कोप आ चुकी है, जैसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये जो है हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी कि स्मॉलेस्ट जो थिंग्स हैं, जैसा कि वायरस को भी देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज इलेक्ट्रॉन बीम एज सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यूज होता है,
टू इंक्रीज द रेजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट की रेजोल्यूशन को इंक्रीज करने के लिए। सेल फ्रैक्टिनेशन जो है, फ्रैक्शनेशन, ठीक है, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में अगर मिस्टेक हो जाए तो आई एम सॉरी। आइसोलेशन के लिए सेल्यूलर कंपोनेंट्स, जो सेल के अंदर कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट, उनको उनको निकालने के लिए एक्सट्रेशन और आइसोलेशन, उनको सेपरेटली स्टडी करने के लिए स्पिनिंग की जाती है ये सेल कंपोनेंट्स की, ठीक है। देर आर टू टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड देयर न्यूक्लियस, ठीक है। तो दो तरह के सेल्स होते हैं, स्ट्रक्चर के बुनियाद पे और न्यूक्लियस के बुनियाद पे। एक प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर जो है विजिबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये सेल है तो यहाँ पे इस तरह से कुछ क्रोमेटिन मटेरियल होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, क्रोमेटिन मटेरियल ऐसे ही होगा, फ्लोटिंग होगा साइटोप्लाज्म में। और प्रोकैरियोट्स में जैसा कि आप यहाँ पे ड्रा कर लें तो प्रोकैरियोट्स में एक विजिबल न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल, न्यूक्लियोप्लाज्म और सारे मटेरियल्स मौजूद होंगे, ठीक है। उसके बाद बात की जाए नेक्स्ट की, तो सेल मेम्ब्रेन व्हिच सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये बाउंड्री जो कि आपको सेल की दिखाई दे रही है लास्ट, ठीक है, ये एनिमल सेल्स में सेल वाल कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, लेकिन प्लांट सेल में ये दोनों मौजूद होती है, सेल वाल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है। तो ऐसी बाउंड्री लाइन, ऐसा लेयर जो कि सेपरेट करे ये, फॉर सपोज ये हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, यानी कि बैरूनी इन्वायरमेंट से साइटोप्लाज्म। अब ये जो, जैसा कि आप जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के इस तरफ और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ से, ठीक है। मैं अगर पेन का कलर जो है वो ज़रा सा चेंज करूँ तो कुछ इस तरह से, ये हमारा न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस और ये सेल मेम्ब्रेन, इनके बीच में जो चीज़ें होंगी वो है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म को और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेपरेट करने वाली चीज़ जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके सेल मेम्ब्रेन के मॉडल को समझने के लिए सिंगल और निकोलसन ने मॉडल पेश किया था 1972 को, जिसे हम फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल भी कहते हैं। उससे पहले सैंडविच मॉडल पेश किया गया था इसके समझने को, लेकिन अभी तक जो वैलिड माना जाता है वो सिंगर और निकोलसन का दिया हुआ मॉडल, जो कि फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है, 1972 में ये दिया गया था, ओके। उसके बाद अगर बात की जाए, देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो कंपोनेंट्स हैं, फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है, जिससे स्ट्रक्चर जो है, यानी कि जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलकर बनती है। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन क्या हैं, आर इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ द सेल स्पेसिफिक, सेल को स्पेसिफिक बनाने में के लिए ये इन्वॉल्व होते हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर प्रोटेक्शन। अब सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात की जाए तो प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, पहली बात तो ये प्रोटेक्शन ऑफ द यानी कि प्रोटोप्लाज्म, रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्यूट्स, सेल में रेगुलेशन ऑफ रेगुलेशन किस चीज़ की, सॉल्यूट्स की, एंड फ्लो ऑफ सॉल्यूट्स की। उसके बाद जो है एंड मटेरियल अक्रॉस एट ड्यू टू इट्स सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक तो इनका काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्यूट्स, उसके बाद ये मटेरियल अक्रॉस, यानी कि ये ट्रांसफरिंग का काम होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, यानी कि मटेरियल को सिलेक्ट करके ये आगे बेचते हैं सेल के पास, ठीक है। द प्लांट सेल हैज़ नॉन लिविंग पार्ट, ठीक है। प्लांट सेल वाल की यहाँ पे बात होगी, ठीक है। प्लांट सेल हैज नॉन लिविंग पार्ट्स मेड अप ऑफ मेनली सेल्यूलोज, मेनली सेल्यूलोज से बनी हुई चीज़ होती है प्लांट्स के पास, ठीक है। तो हम उसे कार्ड, यानी कि हम उसे क्या कहते हैं, सेल वाल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस की अगर बात की जाए तो न्यूक्लियस जो है वो, न्यूक्लियस इज द सेंट्रल एंड द कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल, ये सेल है हमारा, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस क्या है, सबसे पहले इसे रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 को, ठीक है। और ये फर्स्ट ऑर्गेनली न्यूक्लियस हमारा जो है सबसे पहला डिस्कवर होने वाला ऑर्गेनली था। और ये कंट्रोलिंग, सेंट्रल कंट्रोलिंग इसे इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये सेल के सारे फंक्शंस जो है वो ये कंट्रोल करता है, ठीक है। सबसे पहले डिस्कवर होने वाला ऑर्गेनली भी यही था। न्यूक्लियस हैविंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, अब न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे हम उन्हें क्रोमोसोम्स कहेंगे। ये अपीयर होते हैं सेल डिवीजन के वक्त। नंबर्स आर स्पेसिफिक इन द सेल, इनके नंबर स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि हमारी ह्यूमंस की बात की जाए तो ये 46 इन नंबर्स होते हैं, ठीक है।
एंडोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज जो हैं, एंडोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज अब इसे आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कह सकते हैं। आर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, ये एक नेटवर्क होता है चैनल्स का जो कि एक्सटेंडेड हुआ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हम यहाँ पे इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं, ये हमारी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, यहाँ से लेके ये नेटवर्क होगा। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम कहेंगे। ठीक है, उसके बाद गोल्जी अपरेटस की बात की जाए तो गोल्जी अपरेटस के काफ़ी सारे मज़ीद नाम भी हैं, जैसे हम गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बडीज़ और गोल्जी कम्पेस्ट्रिस भी कह सकते हैं इसे। आई थिंक के गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बडीज़ एंड अपरेटस एंड बडीज़ एंड एक और नाम है, अगर मैं मिस्टेकली यहाँ पे भूल गया हूँ तो आई एम सॉरी। ठीक है, तो 3 तरह के नाम हैं इसके। ये क्या होते हैं बेसिकली, ये हैं कैनालिक्यूलर, ठीक है, सिस्टम विद सेक्स। ये कैनालिक्यूलर सिस्टम, इनके कैनालिक्यूलर सिस्टम मौजूद होगा इसमें। ठीक है, और ये सेक्स लाइक होंगे। ठीक है, पैरेलल अरेंज्ड होंगे, फ्लैटेंड होंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, फ्लैटेंड होंगे और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे और इनमें मेम्ब्रेन भी होगी। अब लाइसोसोम्स की अगर बात की जाए तो लाइसोसोम्स जो हैं स्फेरिकल होंगे, सिंगल मेम्ब्रेन हैं, स्फेरिकल हैं, सिंगल मेम्ब्रेन हैं। ठीक है, बाउंडेड हैं, स्क्यूलेस ये बाउंडेड हैं। ठीक है, और उसके बाद सेक्यूलेस हैं। ठीक है, कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम भी हैं और इन्हें सुसाइड सेक्स भी कहा जाता है और इनकी मेम्ब्रेन को, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को ट्यूनोब्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, इन द प्लांट्स आई थिंक। प्लास्टिड्स अब क्या है, प्लास्टिड्स कुछ ऐसे हमारे पिगमेंट्स जिसमें मौजूद होते हैं, फाउंड इन प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में मौजूद होते हैं। 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट होते हैं। ये हमारे प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, प्लांट सेल केमिकल सिंथेसाइजर, ये केमिकल सिंथेसाइजर इन्हें माना जाता है और ये स्टोरेज बॉडीज भी होती हैं। ठीक है, जैसे कि क्लोरोफिल हमारा जो कि प्लांट ठीक है में पाया जाता है, वो भी एक प्लास्टिड है। माइटोकॉन्ड्रिया और ये जो है हमारा कॉन्ड्रियोसोम्स, ये हम प्लांट्स में इन्हें कॉन्ड्रियोसोम्स और कॉन्ड्रियोसोम्स कहेंगे। एक्ट एज पावर हाउस, अब ये पावर हाउस का काम करता है बिकॉज दे आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन। अब एरोबिक रेस्पायरेशन और कर्ब्स, स्पेशली कर्ब साइकिल का ये मेन पार्ट होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए पैरोक्सिसोम्स की तो पैरोक्सिसोम्स आर माइक्रोबॉडीज, ये माइक्रोबॉडीज होती हैं, कंटेन एंजाइम्स, ये क्या करती हैं, इसमें पैरोक्सिसोम्स में एंजाइम्स होते हैं फॉर ट्रांसफरिंग हाइड्रोजन एटम टू ऑक्सीजन फ्रॉम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर फॉर ट्रांसफरिंग हाइड्रोजन एटम को ट्रांसफर करने के लिए एटम टू ऑक्सीजन की तरफ, फॉर्मिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक टॉक्सिक जो है कंपाउंड है। ठीक है, उसके बाद ग्लाइकोसोम्स अनदर टाइप ऑफ माइक्रोबॉडीज, ये भी माइक्रोबॉडीज हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड इनटू शुगर। अब ये फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स को जो है शुगर में कन्वर्ट करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेटवर्क ऑफ फाइबरस प्रोटीन गिव द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर सेल कार्ड साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन की डेफिनेशन क्या है, ये एक फाइब्रस प्रोटीन के क्या हैं, नेटवर्क हैं जो कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे टू द सेल, उसे हम साइटोस्केलेटन कहेंगे। राइबोसोम्स में बी रिगार्डेड एज प्रोटीन फैक्ट्री, अब राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि प्रोटीन सिंथेसाइज का काम इसका होता है। ठीक है, उसके बाद सेंट्रोल्स आर द डार्क बॉडीज। सेंट्रोल्स क्या हैं, डार्क बॉडीज हैं, ये अपीयर होती हैं न्यूक्लियस बिफोर सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन ठीक है से पहले जो है न्यूक्लियस में यानी कि उस टाइम ये होंगी, शो होंगी। एनिमल्स एंड लोअर प्लांट, ये इन द एनिमल्स एंड लो प्लांट्स सेल में। वैक्यूल्स आर नॉन प्रोटोप्लाज्मिक लिक्विड। ठीक है, कैविटीज सराउंडेड बाय ट्यूनोप्लास्ट। अब लाइसोसोम्स की जो मैंने ऊपर बात की थी, वो पॉइंट जो थी वो गलत थी। वैक्यूल्स जो हैं उनके जो है यानी कि लेयर्स को हम टोनोप्लास्ट कह रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट लाजमी से क्लियर कर ले। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ होमोलॉजीज की मदद से, कंपेरेटिव बायोकेमिस्ट्री की मदद से एंड साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स की मदद से। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो सारा अब बायोकेमिस्ट्री के आने की बाद जो है ये सारा इन्हें एडवांसमेंट मिली है स्टडी में।
उसके बाद इट इज़ प्रिंसिपली द होमोलोगस स्ट्रक्चर, ये क्या है, होमोलोगस स्ट्रक्चर ही होते हैं दैट वन कंसीडर इन द ग्रुपिंग एनिमल्स इन द क्लासिफिकेशन। अब होमोलोगस स्ट्रक्चर की वजह से ही अब क्लासिफिकेशन में हमें ज़्यादा हेल्प मिली है, ताकि हम मज़ीद जो है हम काफ़ी आसानी से अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। समटाइम्स इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स, कभी कभी ऐसा होता है कि जानदारों को क्लासीफाई करना इम्पॉसिबल होता है यूजिंग मार्फोलॉजिकली क्राइटेरिया, मार्फोलॉजिकली, ठीक है, मार्फोलॉजी के हिसाब से, शेप के हिसाब से उन्हें क्लासीफाई करना कभी कभी आसान नहीं होता। सो वन रेफर्स टू कंपेयरिंग द केमिकल सब्सटेंस, इसीलिए फिर जेनेटिक्स की हेल्प ली जाती है उनके सब्सटेंस कंपेयर करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज स्पेशीज। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल जो है क्लासिफिकेशन स्पीशीज को कहा जाता है। अब स्पेशीज की अगर बात करें तो स्पेशीज क्या होते हैं, ये मार्फोलॉजिकली सेम, यानी कि एक दूसरे होंगे, देखने में सेम होंगे, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे, और क्या करेंगे कि इंटरब्रीड भी करेंगे, अपनी नस्ल आगे बढ़ाएंगे, और जो नस्ल होगी इनकी वो भी आगे अपनी नस्ल बढ़ा सकेंगी, तो उन्हें हम स्पीशीज़ कहेंगे। ठीक है, वो मार्फोलॉजी की भी सिमिलर होंगे। फॉर एग्जांपल आप ले लें तो हम जो है ह्यूमन की स्पीशीज़, ठीक है, ह्यूमन खुद से एक स्पीशीज़ हो गए, बुफेलोज और पैरोट्स, ये क्या हैं, इसी तरह से जो भी बर्ड्स की स्पीशीज़ और प्लांट की स्पीशीज़, ये सारी जो हैं स्पीशीज़ कहलाएंगे। ठीक है, और तकरीबन 2 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं सो फार डिस्कवर हो चुकी हैं। प्रीवियसली ऑर्गेनिजम्स वर डिवाइडेड इनटू टू किंगडम्स, पहले जो है ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम्स में डिवाइड किया गया था, द एनिमल किंगडम एंड द प्लांट किंगडम। विटेकर, विटेकर ने क्या किया, प्रपोज की, अपनी थ्योरी पेश की, जब जो कि 1969 को पेश की थी। ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने 5 ग्रुप्स में ट्रांसफ़र किया, यानी कि क्लासीफाई किया था। फिर मार्गल्स एंड शिवास जो आते हैं, फिर इनमें ड्रॉबैक के, यानी विटेकर की जो थ्योरी पेश की गई थी, यानी कि किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम जो था, उसमें ड्रॉबैक फाउंड करते हैं ये, फिर उसे सजेस्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, और उसमें जो ड्रॉबैक था, मल्टी सेलुलर एलजी शुड बी रिमूव फ्रॉम द प्लांट। फिर मल्टी सेलुलर एलजी जो कि प्लांट में रखी गई थी, उससे रिमूव करके एक अलग से उन्हें एलजी के जो है किंगडम में डाल देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्या, एंड प्लेस्ड अलोंग विद द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इन न्यू किंगडम कॉल्ड प्रोटोकिटिस्टा, जो कि उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती थी, फिर वो प्रोटोकिटिस्टा में लगा देते थे, और किंगडम प्रोटोकिटिस्टा को जो है रेग बेग भी कहा जाता है, यानी कि जो चीज़ें साइंटिस्ट को नहीं समझ आई वो किंगडम प्रोटोकिटिस्टा में लगा दी। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट, वायरस की अगर बात की जाए, द वर्ड वायरस इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। वर्ड वायरस जो है लातीनी लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है पॉइजन, यानी कि जहर। वायरसेस आर नॉन सेलुलर पैरासाइटिक एंटिटीज। ठीक है, अब वायरसेस जो हैं असेलुलर भी कहा जाता है इन्हें, और नॉन सेलुलर हैं, वो इस बुनियाद पे क्योंकि ये हमारे लिविंग क्राइटेरिया को मैच नहीं करते, इसीलिए इन्हें बाउंड्री लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है। वायरसेस में कंसिस्ट ऑफ वायरल जीनोम, ये वायरल जीनोम से बने होंगे, कैप्सिड से, इनविलप से, वायरल इनविलप, एंड टेल फाइबर से मिलके बने हुए होते हैं। मे कंसिस्ट ऑफ, इसका मतलब कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि सिंपल स्ट्रक्चर के साथ भी आते हैं, और दूसरे जो हैं वो ये सारे स्ट्रक्चर इनमें पाए जाते हैं। A viral reproductive cycle that culminates into डेथ ऑफ द होस्ट सेल, एक साइकिल जिसमें होस्ट सेल की डेथ हो जाए, एक वायरस का रिप्रोडक्टिव साइकिल है, उसे हम लाइटिक साइकिल कहेंगे, लाइटिक साइकिल, ओके। इन कॉन्ट्रास्ट टू लाइटिक साइकिल विच किल्स द होस्ट, लाइटिक साइकिल में होस्ट की मौत हो जाती है। लाइसोजेनिक साइकिल क्या करता है, रिप्लिकेट्स द वायरल जीनोम। अब लाइसोजेनिक साइकिल में जो है वो वायरल जीनोम रिप्लिकेट होता है विदाउट डिस्ट्रॉइंग होस्ट, और होस्ट इसमें उसको नुकसान नहीं रसाया जाता। वायरस काज मैनी वाइड स्प्रेड डिजीज, अब वायरस जो है काफ़ी डिजीजेस पैदा करते हैं, जैसे येलो फीवर, रेबीज, मीजल्स, मम्प्स एंड एड्स ईटीसी। प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियर जो है वो विजिबल नहीं होता, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, सेल कंटेंट सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल कोइल्ड इन द लूप एंड नॉट इनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में भी
इनका डीएनए या जेनेटिक मटेरियल और आप ऐसे क्रोमेटिन मटेरियल भी कह सकते हैं, वो जो है इनक्लोज्ड नहीं होगा किसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। एंटोनी वॉन लिवनहुक जो थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। ही कंस्ट्रक्टेड सिंपल माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व ड्रॉप ऑफ वाटर। इन्होंने वेरियस सैंपल्स ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर यानी कि मुख्तलिफ सैंपल्स इन्होंने स्टडी किए। फिर इन्हें फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि फर्स्ट लिविंग सेल जो था वायरस का जो था, जिसको इन्होंने एनिमल क्लेस का नाम दिया था, वो इन्होंने डिस्कवर किया था। बैक्टीरिया आर पायोनियर्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने कहा कि सर एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने बैक्टीरिया को सबसे पहले डिस्कवर किया और एनिमल क्लस का नाम दिया, ठीक है। तो इसीलिए बैक्टीरिया को पायोनियर ऑफ द क्या कहा जा रहा है, पायोनियर ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एंड स्ट्रिक्टली यूनिसेलुलर, हाउएवर द cells of some species may remain associate after cell division and colonial form। मीजोजोम्स की अगर बात की जाए तो मीजोजोम्स क्या होते हैं? मीजोजोम्स आर इन्वेजिनेशंस। ये एक एक्स्ट्रा इन्वेजिनेशंस होती हैं, सेल मेम्ब्रेन में होती हैं। कहाँ पे? इनटू द साइटोप्लाज्म। मीजोजोम्स जो हैं आर इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल्स, ट्यूबुल्स एंड लेमिलाई की फॉर्म में भी ये हमें मिल सकते हैं। ओके, फंक्शन ऑफ मीजोजोम्स अगर बात की जाए इज़ टू हेल्प डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, और बैक्टीरिया में ये रेस्पिरेशन और एक्सपोर्ट ऑफ द एंजाइम्स का काम करते हैं ये मीजोजोम्स। बैक्टीरिया आर डिफ़िकल्ट क्लासीफाई। बैक्टीरिया को क्लासीफाई करना डिफ़िकल्ट होता है। टेक्सोनोमिस्ट जो हैं क्लासीफाई करते हैं काफ़ी सारे क्राइटेरिया यूज़ करके, जैसे कि शेप की बुनियाद पे बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं, लोकोमोशन की बुनियाद पे, पिगमेंट्स और स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ और न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ द बैक्टीरिया बैक्टीरियल कॉलोनीज़ के हिसाब से इसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यानी कि साइंटिस्ट जो कि टेक्सोमिस्ट यानी टेक्सोनोमिस्ट होते हैं। सम बैक्टीरिया आर किल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। काफ़ी बैक्टीरिया जो हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मारे जाते हैं, जिन्हें हम ऑब्लिगेट एनारोब्स कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन बट कैन रेस्पायर विथआउट, अदर यूज़ ऑक्सीजन का, और दूसरे जो होते हैं वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं लेकिन कैन रेस्पायर विथआउट इट, और ठीक है यूज़ करते हैं लेकिन उसके अलावा ऑक्सीजन के अलावा भी रेस्पायर कर सकते हैं, ये सांस ले सकते हैं, तो उन्हें फैकल्टेटिव एरोब्स बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया विच ओनली कैन सर्वाइव विथ ऑक्सीजन, अब वो बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन में ही सर्वाइव करेंगे उससे ऑब्लिगेटेड एरोब्स कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की कि सम बैक्टीरिया कैन मूव यूजिंग सिंपल फ्लैजिला। अब बैक्टीरिया की मूवमेंट की अगर बात की जाए तो ये फ्लैजिला से यानी कि मूव करते हैं फ्लैजिला की हेल्प से। दैट आर अटैच्ड विथ यूनिक व्हील लाइक स्ट्रक्चर, जो कि एक यूनिक व्हील लाइक स्ट्रक्चर से अटैच हुआ होता है। बैक्टीरिया एक्ट ऑन डेड plants and animals। Bacteria act upon dead plant and animals bodies and decompose various organic compounds into simpler forms such as nitrates, sulfates and phosphates etc for utilization by the green plant again, ठीक है। और जैसे कि बैक्टीरिया और फंजी जो हैं वो यानी एडवांस्ड यानी कि डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है। ये मोस्ट ऑफ द हमारा डेड मटेरियल जो है प्लांट का और एनिमल का ये खा जाते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, इन्हें डिकम्पोज करते हैं और ये अगेन रीयूजेबल यानी कि बनाते हैं, वापस से यूज़ होने के काबिल बनाते हैं, किसके लिए? एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए, प्लांट्स के लिए, ग्रीन प्लांट्स के लिए। उसके बाद वैल्यूएबल एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स वो सब्सटेंस होती हैं जो कि किसी भी पैथोजन को किल करने के लिए या उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो वैल्यूएबल एंटीबायोटिक ड्रग हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया से डिस्कवर की गई हैं। याद रखिएगा कि पहली एंटीबायोटिक जो थी वो पेनिसिलियम नोटेटम, जो कि एक फंजी से डिवाइड की गई थी, फंगस से ड्राइव की गई थी, जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। इससे 1928 में फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। उसके बाद जो है इनको फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी को 1940 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, ठीक है। तो बैक्टीरिया से बनाई जाने वाली एंटीबायोटिक जो एग्जांपल हैं थायरोथाइसिन, थायरोमाइसिन, आप सब्टिलाइन भी से और अभी काफ़ी ज़्यादा भी बन चुकी हैं।
राइबोफ्लाविन इज विटामिन प्रोड्यूस बाय कोलेस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। राइबोफ्लाविन जो है हमारी विटामिन, वो कोलेस्ट्रीडियम बैक्टीरिया से बनती है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया। अब जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया यानी कि ई कोलाई बैक्टीरिया। अब इसका फुल फॉर्म जो है वो इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया है। ऑलरेडी बीन प्रोमोटेड टू मेक द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। अब ई कोलाई बैक्टीरिया से जो है हमारी इंसुलिन भी बनती है, ठीक है, और ग्रोथ हार्मोन भी बनते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफिशियंसीज इन चिल्ड्रन एंड इंसुलिन फॉर द डायबिटिक पेशेंट। अब डायबिटिक पेशेंट को जो इंजेक्शंस दी जाती हैं इंसुलिन की सूरत में, वो इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया से बनती हैं। पहले ये इंसुलिन निकाली जाती थी हॉर्सेस से, काफ़ी सारे पिग्स से भी निकाली जाती थी, लेकिन अब जो है इस बैक्टीरिया से जो है कम ही टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंसुलिन ड्राइव की जाती है इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये कौन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इनहिबिट करती हैं और किल करती हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। एंटीबायोटिक्स हैव अ ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज। अब इन्फेक्शन की जो भी डिजीजेस होती हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल है एंटीबायोटिक का। जब से सबसे पहले जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंगस जो थी पेनिसिलियम नोटेट्रम में से ली गई थी। पेनिसिलिन जो है सबसे पहली एंटीबायोटिक है। तो ये सबसे अब तक वहाँ से उस पीरियड से लेके अब तक जो है इन्फेक्टिशियस डिजीज़, इन्फेक्शन क्या होता है, ठीक है, यानी कि कोई ऐसा एरिया, ठीक है, कोई ऐसी चीज़, यानी कि ग्रोथ कहाँ पे प्रेजेंस, किसी भी ऑर्गन में प्रेजेंस ऑफ द पैथोजन एंड ग्रोइंग ऑफ द पैथोजन को जो भी इंडिकेट करे, जो भी साइन, हम उसे इन्फेक्शन कहेंगे। तो इन्फेक्टिशियस डिजीज़ को अच्छी तरह से एशियन टू पुराने ज़माने से अभी तक क्योर करने में जो चीज़ काबिल है वो एंटीबायोटिक है। Nostick found in colony called flamint. The flaments are intermixed in gelatinous mass-forming ball-like structure called synovium. ठीक है, ये पॉइंट इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, Protoctista, group of unicellular eukaryotes which cannot fit any other four kingdoms। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि प्रोटोक्टिस्टा को रैग बैग, और आप इसे डस्टबिन भी कह सकते हैं। जो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आ रही थी साइंटिस्ट को, वो इसमें प्रोटोक्टिस्टा में डाल देते थे। ड्यू टू द डाइवर्सिफिकेशन की वजह से बायोलॉजिस्ट रिगार्ड प्रोटोक्टिस किंगडम एज अ पॉलीफाइलेटिक ग्रुप, यानी कि मैनी एंसेस्टर्स। ये काफ़ी सारे एंसेस्टर्स कहीं से भी, जैसे कि रैग बैग ही है, बस कहीं से भी जो आता है इसमें डाल देते हैं, इससे प्रोटोक्टिस्टा वाले बैग में डाल देते हैं कि बेटा तू चलो, अगर समझ में नहीं आ रही, हमारे पल्ले नहीं पड़ रहे हो तो चलो प्रोटोक्टिस्टा में बैठ जाओ। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट आर एल्जे। ओके, क्लोरेला एंड अल्वा जो है वो प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्ट हैं। फंजी लाइक जो है वो है स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड। ठीक है, उसके बाद एनिमल लाइक जो है वो आल प्रोटोजोन्स, जैसे गिलिना वगैरह, ये एनिमल लाइक हैं। एल्जे डिफर्स फ्रॉम प्लांट्स बाय बीइंग एक्वाटिक। प्लांट से एल्जे कैसे डिफरेंट है, क्योंकि ये एक्वाटिक है और देयर जाइगोट इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय अ पेरेंट बॉडी। ओके, अब क्लोरेला की बात की जाए, क्लोरेला क्या है, एक फ्रेश वाटर एल्जे है जो कि फ्लोटिंग इन द मिलता है, हमें फ्लोटिंग करते हुए मिलता है, स्टेगनेंट यानी कि ठहरे हुए पानी में। अल्वा क्या है, शोज आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्वा जो है आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमारी शो करता है। ठीक है, उसके बाद फोटोफोथोरा क्या होता है, फाइटोफोथोरा जो है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, काजिंग क्या है, लेट ब्लाइट इन पोटैटो में ये डिजीज काज करता है, फाइटोफोथेरा। उसके बाद प्रोटोजोआ आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। इनको 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर लोकोमोशन। एमोबा जो है ये क्या है, हिस्टोलिकिटा काज ह्यूमन डायसेंट्री। ओमेबा हिस्टोलिकिटा क्या करता है, ह्यूमन डायसेंट्री जो है काज करता है। कॉमन एग्जांपल ऑफ स्पोरोजोआन एंड उसके बाद प्लाज्मोडियम जो है, इसके एग्जांपल्स हैं मलेरिया, पैरासाइट काजिंग मलेरिया फीवर। ओके, उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट की, जो कि है नेक्स्ट पॉइंट, आई थिंक कि इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।